हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आप लोगों को गैसों के विनिमय के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर में गैसों का विनिमय आदान प्रदान कैसे होता है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान, और आदान प्रदान का मतलब आना और जाना। तो श्वास जब अंदर लेते हैं और बाहर आता है तो कैसे इसका आना और जाना होता है, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला जाएगा कि गैसों के विनिमय का प्राथमिक स्थल बताइए। क्या बताइए? गैसों के विनिमय का प्राथमिक स्थल। तो गैसों के विनिमय का प्राथमिक स्थल होता है कूपिका। प्राथमिक स्थल कौन होता है? कूपिका। क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ा के कूपिका के पास जाता है। क्या जाता है? फेफड़ा के कूपिका के पास। फिर वहाँ से विसरण क्रिया होता है। क्या होता है? विसरण क्रिया। और रक्त नली में आता है, फिर रक्त से कहाँ जाता है? रक्त से मिल करके कोशिका के पास पहुँचता है। तो प्राथमिक स्थल तो हो गया कूपिका, और इसके अलावे पूछ दे तो इसके अलावे क्या क्या हो जाएगा? रक्त हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा, या ऊतक हो जाएगा। कोशिका या ऊतक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये सभी तो जगह का नाम है कि कहाँ कहाँ पर गैसों का विनिमय होगा। तो वही बात करते हैं, इन सभी स्थलों पर, मतलब इन सभी जगहों पर, कूपिका हो, रक्त हो या कोशिका हो, इन सभी जगहों पर गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? सांद्रता प्रवणता के आधार पर। किसके आधार पर? सांद्रता प्रवणता के आधार पर विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। अब सांद्रता प्रवणता कहने का मतलब क्या हुआ? एक तरफ सांद्रता उच्च होना चाहिए, दूसरी तरफ सांद्रता निम्न होना चाहिए। इसी को बोलते हैं सांद्रता प्रवणता। और विसरण क्रिया क्या होता है? जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से किधर गति करता है, निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, उसको विसरण बोलते हैं। तो क्या होगा? सभी स्थान पर ऑक्सीजन आएगा या CO2 आएगा, कोई भी गैस आएगा, और जिसका सबसे ज़्यादा क्या होगा? सांद्रता होगा, वो किधर चला जाएगा? ज़्यादा से निम्न की ओर चला जाएगा। तो इसी प्रकार से होता है। और जहाँ पर ये होता है कूपिका के पास, वहाँ पर होता है विसरण झिल्ली। क्या होता है? विसरण झिल्ली। तो आइए कूपिका के विसरण झिल्ली के बारे में देखते हैं। ये ऐसे होता है, इसमें 3 सतह देखने को मिलता है। विसरण झिल्ली में कितने सतह देखने को मिलता है? 3 सतह देखने को मिलता है। तीनों का नाम बता देते हैं। यहाँ पे है जो ब्लू वाला, इसको बोलते हैं कूपिका। ब्लू वाले को क्या बोलते हैं? कूपिका। जो बीच में हरा वाला है, हरा वाले को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। और उसके नीचे जो काला वाला दिख रहा है, ये काला वाला हो जाएगा एंडोथेलियम। तो एक हो गया कूपिका, दूसरा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा हो गया एंडोथेलियम। ये तीनों मिला करके क्या बनाता है? विसरण झिल्ली बनाता है। क्या बनाता है? विसरण झिल्ली। तो आपसे पूछा जाए कि विसरण झिल्ली कितने सतहों से मिलकर बना होता है, तो बोलना है 3 सतहों से। कौन कौन? तो एक हो जाएगा कूपिका, दूसरा हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा हो जाएगा एंडोथीलियम। क्या हो जाएगा? एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, ठीक है। ये तीनों मिला करके बनाता है विसरण झिल्ली। अब देखिए, जब हमने श्वास लिया, जब श्वास लेते तो कहाँ आता है? फेफड़ा के कूपिका के पास। कहाँ आता है? फेफड़ा के कूपिका के पास। तो यहाँ सब गैस आ जाएगा ना, नाइट्रोजन भी आ जाएगा, ऑक्सीजन भी आ जाएगा, CO2 भी आ जाएगा, आर्गन भी, जो भी गैस है पूरा मिश्रित गैस आएगा। जरूरी है कि सिर्फ ऑक्सीजन आएगा? नहीं, जो भी वायुमंडल में गैस फैला हुआ है सब कुछ तो हमारे कूपिका के पास आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है? तो विसरण झिल्ली के सहारे। किसके सहारे? विसरण झिल्ली के सहारे उच्च सांद्रता से निम्न की ओर विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? उच्च सांद्रता से निम्न की ओर किसके द्वारा? विसरण झिल्ली के द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो गैसों के विसरण की दर को प्रभावित करने वाले 3 घटक हैं। गैसों के विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कितना घटक है? 3 घटक। एक है घुलनशीलता, दूसरा है विसरण झिल्ली, और तीसरा है आंशिक दाब। ये प्रभावित करने वाले घटक का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए यहाँ है विसरण झिल्ली, ये क्या है? विसरण झिल्ली। अगर ये विसरण झिल्ली मोटा कर दे, अगर ये विसरण झिल्ली क्या कर दे? मोटा कर दे, तो विसरण धीरे धीरे होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि पहले विसरण ज़्यादा हो रहा था, अब विसरण कम हो रहा है, तो इसका मतलब विसरण झिल्ली क्या हो गया, उसका विसरण की प्रक्रिया क्या होगी, प्रभावित हो गई। पहले ज़्यादा हो रहा था, अब कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि विसरण झिल्ली मोटा हो गया। तो ये सब हो गया प्रभावित करने वाले घटक। क्या हो गया? प्रभावित करने वाले घटक। तो सबसे पहला घटक है घुलनशीलता। सबसे पहला घटक क्या है? घुलनशीलता। तो कोई भी माध्यम ले सकते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ठीक है। और ये ज़्यादा घुलनशील है। कैसा घुलनशील है? ज़्यादा घुलनशील है। और ये कम घुलनशील है। और इसमें मान लीजिए कितना PO2 है, PO2 है मान लीजिए इसमें 100, और इसमें मान लीजिए 20 है। इसमें कितना है? PO2 20 है। तो किधर से किधर जाएगा बोलिए? उच्च सांद्रता से निम्न की ओर जाएगा। उच्च सांद्रता से निम्न की ओर जाएगा। तो यहाँ से O2 कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। आगे अगर जो ये कम है, पहले इसको ज़्यादा कर लीजिए। ये ज़्यादा है और ये क्या है? कम है, ठीक है। अगला और कोई माध्यम ले लीजिए, जैसे ये तीसरा माध्यम है और ये चौथा माध्यम है, ठीक है ना। इसमें भी सेम कंडीशन है। इसमें भी PO2 100 है और इसमें भी PO2 20 है, ठीक है, ओके। लेकिन इस बार क्या है, उस बार क्या था? माध्यम 1 था, माध्यम 1 ज़्यादा घुलनशील था। इस बार माध्यम 4 ज़्यादा घुलनशील है। ज़्यादा घुलनशील कौन है? माध्यम 4। तो अब क्या होगा? उच्च सांद्रता से निम्न की ओर होगा। ऑक्सीजन किधर से किधर जाएगा? उच्च सांद्रता से निम्न की ओर जाएगा। और ये ज़्यादा घुलनशील है तो इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन घुल पाएगा। ये ज़्यादा घुलनशील है तो इसमें ज़्यादा घुलनशील ऑक्सीजन घुल पाएगा, ठीक है ना। तो पहला प्रभावित करने वाले घटक है घुलनशीलता। दूसरा है विसरण झिल्ली की मोटाई। दूसरा क्या है? विसरण झिल्ली की मोटाई। अभी अभी बताए थे कि अगर ये पतला झिल्ली है तो इसमें विसरण क्रिया आसानी से हो जाएगी। अगर मोटा झिल्ली है तो विसरण क्रिया थोड़ा सा कम जाएगा, तो विसरण की दर को प्रभावित कर देगा ये विसरण झिल्ली की मोटाई, ठीक है। अगर आंशिक दाब, आंशिक दाब क्या होता है? जब श्वास लिए तो बाहर वायुमंडल में जितना भी वायु था सारा वायु कूपिका के पास आ गया। अब इस कूपिका के पास विसरण झिल्ली पर जिस गैस का सबसे ज़्यादा दाब होता है, इन सभी गैसों में, इन सभी मिश्रित गैसों में जिस गैस का दाब, मिश्रित गैसों में जिन गैस का दाब सबसे अधिक होता है, किस पर? विसरण झिल्ली पर, उसी को उसका क्या कहलाता है? आंशिक दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? आंशिक दाब। इसका मतलब क्या हुआ? आ तो गया यहाँ पर सभी गैस, आ गया सारा गैस जो भी वायुमंडल में था सारा आ गया, लेकिन यहाँ से विसरण प्रक्रिया वही करेगा जिसका इन सबसे में से, इन सबों में से सबसे ज़्यादा दाब होगा। इसका विसरण झिल्ली पर सबसे ज़्यादा दाब होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा दाब होता है ऑक्सीजन का। किसका होता है? ऑक्सीजन का। इसीलिए ऑक्सीजन महाराज यहाँ से ऑक्सीजन विसरण प्रक्रिया द्वारा कहाँ चला जाता है? रक्त नली में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? रक्त नली में। तो ये रक्त नली है और रक्त नली में क्या बहता है? रक्त बह रहा है, ठीक है। और रक्त नली में मौजूद होता है RBC। क्या मौजूद होता है? RBC, रेड ब्लड सेल। अगले चैप्टर में बताएंगे। ये क्या होता है? लाल रक्त कोशिका। ये तो 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो लाल रक्त कोशिका में होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण लाल होता है रक्त। क्या होता है? लाल होता है। RBC ही क्या करता है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। 97% ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। आगे बताएंगे, ठीक है। तो इतना तक उतारिए, उसके बाद इसका क्रियाविधि देख सकते हैं या फिर अगले लेक्चर कर दे। नहीं, इसके बाद देखना है, ठीक है ना। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आप लोगों को हम श्वसन चैप्टर के बारे में बता रहे थे, बहुत कुछ के बारे में बता चुके हैं, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद पढ़ेंगे गैसों का विनिमय। क्या पढ़ेंगे? गैसों का विनिमय। जैसे अभी अभी हमने बताया था विसरण के बारे में, गैसों के विसरण के बारे में। तो गैसों का विसरण क्या होता है? कूपिका में वायु आ जाता है और जिसका दाब वहाँ पर ज़्यादा होता है वो वहाँ से क्या होता है? उच्च वाले भाग से निम्न वाले भाग की ओर चला जाता है विसरण क्रिया द्वारा। तो ऑक्सीजन हो या CO2 हो, उसका कैसे होता है परिवहन? विसरण क्रिया द्वारा ही होता है। अच्छा, और ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन का जो क्या होता है? माध्यम होता है। माध्यम क्या होता है? रक्त।
कौन सा माध्यम होता है? रक्त। माध्यम कहने का मतलब जहाँ से होकर के गुजर रहा है, जिस माध्यम में वो है, ठीक है ना। तो जैसे O2 CO2 विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है, लेकिन जब तक रक्त नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा, क्योंकि रक्त ही क्या करेगा, 97% ऑक्सीजन का ढोएगा। 97% ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करता है। कौन करता है? आरबीसी। और आरबीसी को क्या बोलते हैं? लाल रक्त कोशिका। तो ये रक्त का ही कोशिका है, तो ये क्या हो गया? रक्त हो गया माध्यम, ठीक है। तो 97% O2 का कौन करेगा? आरबीसी। और 3% O2 को कौन करेगा? घुला हुआ प्लाज्मा करेगा। ओके, इतना तक क्लियर है। अब आते हैं CO2 के बारे में। तो 70% CO2 को करता है बाइकार्बोनेट। 70% CO2 को कौन करता है परिवहन? बाइकार्बोनेट। 20 से 25% CO2 का परिवहन कौन करता है? आरबीसी। और 5 से 10% CO2 का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा करता है। तो ये आपको प्रतिशत याद करना होगा कि कौन सा माध्यम ऑक्सीजन को या CO2 को कितना प्रतिशत परिवहन करने में मदद करता है। तो 97% ऑक्सीजन करता है आरबीसी। आरबीसी क्या करता है? 97% ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लेकिन वही CO2 का बोलेगा तो कितना करता है? 20 से 25%। कितना? 20 से 25% CO2 का और 97% O2 का। O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इतना तो पता ही होगा क्योंकि आप लोग 11th क्लास में आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 3% O2 करता है घुला हुआ प्लाज्मा और 5 से 10% CO2 करता है घुला हुआ प्लाज्मा, ठीक है। ओके, और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, 70% CO2 का कौन करेगा? बाइकार्बोनेट करेगा। कौन करेगा? बाइकार्बोनेट। तो आइए देखते हैं कि पूरे शरीर में कैसे कैसे गैसों का विनिमय होगा। और बताए थे कि गैसों का विनिमय या गैसों का परिवहन तभी होगा जब हम श्वास अंदर लेंगे, तो श्वास अंदर तभी जाएगा जब हम उसके बीच दाब प्रवणता विकसित करेंगे। क्या विकसित करेंगे? प्रवणता उत्पन्न करेंगे। दाब प्रवणता कहने का मतलब फेफड़ा का आयतन को बढ़ा देंगे जिससे उसका दाब घट जाएगा, तो बाहर का हवा कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। ओके, फिर बाद में क्या करेंगे? उस फेफड़े को रिलैक्स कर देंगे तो उसका आयतन कम जाएगा, और जब आयतन कम जाएगा तो उसका क्या बढ़ जाएगा? दाब बढ़ जाएगा। और जब दाब जैसे ही बढ़ गया तो बाहर के कंपैरिजन में फेफड़े का दाब ज़्यादा है, तो फेफड़ा से वायु निकल के कहाँ चला जाएगा? वायुमंडल में चला जाएगा। तो देख लेते हैं कि कहाँ पर किसका दाब कितना होता है, कहाँ पर किसका दाब ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वातावरण में। किस में देखते हैं? वातावरण में। तो ज़्यादा काम तो है नहीं हम लोगों को, सभी ऑक्सीजन सबका गैस का काम तो है नहीं। मेनली किसका काम है? ऑक्सीजन का और CO2 का। इसका किसका काम है? ऑक्सीजन का और CO2 का। तो अगर जो हम वातावरण में ऑक्सीजन का देखते हैं तो कितना होता है? 159 mmHg। ऑक्सीजन का दाब कितना होता है वातावरण में? ऑक्सीजन का दाब कितना होता है? 159 mmHg। और CO2 पूछ दे तो कितना होता है? 0.3 mmHg। कितना होता है? 0.3 mmHg। फिर सोचिए ये वायु कहाँ चला जाएगा? कूपिका के पास। कहाँ चला जाएगा? कूपिका के पास। तो कूपिका में O2 का कितना दाब रहेगा? 104। जब ऑक्सीजन कूपिका के पास चला जाएगा तो इसका दाब थोड़ा सा घट जाएगा और घट करके कितना हो जाएगा? 104। और CO2 का दाब बढ़ जाता है। CO2 दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका दाब हो जाता है 40 mmHg, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर अनऑक्सीजनित रक्त है, कौन सा रक्त है? अनऑक्सीजनित रक्त। अनऑक्सीजनित रक्त कहने का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, अनऑक्सीजनित रक्त। तो इसमें क्या होगा? CO2 होगा। और जिस रक्त में जिस आरबीसी के साथ CO2 होता है उस रक्त को अनऑक्सीजनित रक्त कहते हैं, या इसको अशुद्ध रक्त बोलिए। क्या बोलिए? अशुद्ध रक्त। तो यहाँ पर O2 होता है 40 mmHg और CO2 होता है 45 mmHg। क्यों यहाँ पर CO2 ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इस रक्त में CO2 है, आरबीसी के साथ क्या है? CO2 है। अशुद्ध रक्त है तो आरबीसी के साथ CO2 है, इसीलिए तो अशुद्ध रक्त है। आगे देखिए ऑक्सीजनित रक्त। कौन सा रक्त? ऑक्सीजनित रक्त। नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजनित रक्त मतलब जिस रक्त में ऑक्सीजन है, जिस रक्त में क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आरबीसी के साथ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का देख लीजिए कितना दाब है? 95 mmHg है।
और वही CO2 का दाब कितना है 40 mmHg है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा क्यों है? क्योंकि रक्त कैसा है? ऑक्सीजनित। तो ऑक्सीजनित रक्त है तो RBC के साथ कौन होगा? ऑक्सीजन होगा, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा है। फिर आ जाइए ऊतक में या कोशिका में। कहाँ पे आ जाइए? ऊतक में या कोशिका में। कोशिका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊतक या कोशिका में किसका दाब कितना होता है? देखिए, अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन होता है 40 mmHg, और CO2 की बात करते हैं तो CO2 होता है 45 mmHg। कितना होता है? 45 mmHg। और सबका दाब का कारण क्या क्या होता है ये अब हम बताते हैं कि कहाँ पर किसका दाब क्यों हो रहा है, इसका दाब इतना कम क्यों है, इस प्रकार से बताते हैं। और इसी के कारण क्या हो रहा है? गैसों का परिवहन हो रहा है। किसका परिवहन हो रहा है? गैसों का परिवहन हो रहा है। अगर हम श्वास ले रहे हैं, अगर हम श्वास ले रहे हैं इस प्रकार से, तो फेफड़ा का आयतन बढ़ गया और दाब कम गया, तभी बाहर का वायु कहाँ गया? अंदर गया। फिर जब श्वास छोड़ रहे हैं तो फेफड़ा का आयतन कम गया और उसका दाब बढ़ गया। तो बाहर दाब कम है और अंदर दाब ज़्यादा है, तो बाहर का मतलब अंदर का वायु कहाँ चला आएगा? बाहर चला आएगा। और बाहर में दाब ज़्यादा है और अंदर में दाब कम है, तो बाहर का वायु कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। तो इसी प्रकार से अंतः शोषण करते हैं और निःशोषण करते हैं, जो कि आप पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि पूरे शरीर में गैसों का विनिमय, पूरे शरीर में गैसों का परिवहन कैसे कैसे होता है, उसका रास्ता क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले इस प्रकार से एक फ़ोटो है, एक चित्र है, जो कि कनेक्शन बना हुआ होता है परिवहन का, ठीक है ना, गैसों के परिवहन के लिए। तो ये क्या होता है? ये तो हमको आप लोगों को बता चुके हैं। ये होता है विसरण झिल्ली। ये क्या होता है? विसरण झिल्ली, यानी कि कूपिका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कूपिका। ये तो कूपिका ही है। ओके, और विसरण झिल्ली में विसरण सतह होता था। क्या होता था? विसरण सतह या विसरण झिल्ली। तो उसमें 3 सतह देखने को मिलता था। एक था कूपिका, दूसरा था इंडोथीलियम, याद कीजिए अभी भी बताए थे। एक था कूपिका, दूसरा था इंडोथीलियम, और तीसरा क्या था? तीसरा था, ये क्या है? अच्छा, ये बोल रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। एक है कूपिका, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद होता है इंडोथीलियम, ठीक है ना। एक है कूपिका, फिर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर क्या है? इंडोथीलियम, और उसके बाद क्या है? ये रक्त बहने वाली नली है, रक्त नली है, ठीक है। ओके, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं कूपिका। इसको यहाँ पे क्या लिख देते हैं? कूपिका। ये हो गया कूपिका, ठीक है। ओके, अच्छा, जब श्वास लेंगे तो कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा, कूपिका के पास। कहाँ जाएगा? कूपिका के पास। अच्छा, जब श्वास लिए तो श्वास अंदर कैसे गया कूपिका के पास? क्योंकि हमने आयतन को बढ़ा दिया, फेफड़े के आयतन को बढ़ा दिया। अब फेफड़े के आयतन को कैसे बढ़ाए? जब डायफ्राम मसल और अंतर्वेशी मसल को संकुचित किए तो उसका आयतन बढ़ गया, और जब आयतन बढ़ा तो उसका दाब कम गया, और दाब कमा तो बाहर का वायु अंदर आ गया, ठीक है। तो जब श्वास लिए तो सारा वायु अंदर आ गया। यहाँ पर ऑक्सीजन भी आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? ऑक्सीजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, CO2 भी आ गया, और नाइट्रोजन भी आ गया, आर्गन भी आ गया, सारा गैस आ गया। जब हम श्वास लेते हैं तो सभी गैस आता है कूपिका के पास, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से शरीर में कौन जाता है? सिर्फ ऑक्सीजन जाता है। कौन जाता है? सिर्फ ऑक्सीजन। ऐसा क्यों? तो देखिए कि अगर हम वातावरण का लेते हैं तो वातावरण में किसका दाब ज़्यादा है? ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा है, और CO2 का दाब कितना है? 0.3 है। तो वातावरण से तो कोई मतलब नहीं। अब आ जाइए कूपिका के पास। कहाँ आ जाइए? कूपिका के पास। तो कूपिका में दाब देखते हैं। ऑक्सीजन का दाब कितना होता है? 104, और CO2 का दाब कितना होता है? 40। तो अगर ये कूपिका है और कूपिका में सब गैस है, तो सब गैस में देखेंगे कि किसका दाब ज़्यादा है। किसका दाब ज़्यादा है? विसरण के दर को प्रभावित करता है आंशिक दाब। कौन प्रभावित करता है? आंशिक दाब। तो यहाँ पर सब गैस आ गया। जब श्वास लिया तो कूपिका के पास सारा गैस आ गया, लेकिन यहाँ पर जिस गैस का दाब ज़्यादा होगा वही विसरण द्वारा आगे बढ़ेगा, उसी का परिवहन सॉरी उसी का परिवहन आगे कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन का दाब कितना है? ऑक्सीजन का दाब, ऑक्सीजन का 104 है,
ऑक्सीजन का 104 है और CO2 का कितना है 40 है कुपिका के पास, ठीक है। तो यहाँ से बोलिए किसका दाब ज़्यादा है, यहाँ पर सब गैस में किसका दाब ज़्यादा है, ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा है। तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा है और देखिए आगे ये रक्त बहने वाली नली है, तो इसमें क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है, क्या बह रहा है, रक्त। और रक्त में होता है RBC, रक्त में कौन होता है RBC, ठीक है, ओके। तो RBC है और इस रक्त में RBC है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। और कुपिका में ऑक्सीजन ज़्यादा है क्योंकि 104 है। अच्छा, ये मान लीजिए शुद्ध रक्त है, कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त है, ठीक है, ओके। तो शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन का दाब कितना होता है 95, शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन का दाब कितना होता है 95। और कुपिका में ऑक्सीजन का दाब कितना होता है 104, कितना होता है 104। सोचिए ना, ये शुद्ध रक्त है और ये कुपिका है। कुपिका में ऑक्सीजन 104 है और शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन 95 है। तो कहाँ पर ज़्यादा है, कुपिका में ज़्यादा है कि शुद्ध रक्त में ज़्यादा है, बेसिकली कुपिका में ज़्यादा है क्योंकि कुपिका में 104 है और शुद्ध रक्त में 95 है, तो कुपिका में ज़्यादा हुआ ना, ठीक है। तो ज़्यादा से किधर जाता है, कम की ओर। विषम प्रक्रिया क्या होता है, उच्च सांद्रता से कम की ओर जाना। तो यहाँ पर से क्या होता है, ऑक्सीजन विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जाता है, कौन आ जाता है, ऑक्सीजन, कौन आ जाता है, ऑक्सीजन। कहाँ आ जाता है, रक्त बहने वाली नली में। किस क्रिया द्वारा आता है, विसरण क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर मौजूद होता है RBC, कौन मौजूद होता है, RBC। ये RBC क्या करता है, देखिए 97% ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कितना प्रतिशत ऑक्सीजन का, 97% ऑक्सीजन का। तो ये RBC के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा और ये कितना प्रतिशत करेगा, 97%। तो 97% ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा, RBC करेगा, ठीक है। अब ये RBC क्या करेगा, फुफ्फुस शिरा से होकर, कहाँ से होकर, फुफ्फुस शिरा के सहारे इसको लाएगा बायां अलिंद में। कहाँ लाएगा, ये हृदय है, ये पूरा का पूरा क्या है, हृदय है। तो फुफ्फुस शिरा के सहारे लाएगा बायां अलिंद में, फिर बायां अलिंद से कहाँ आ जाएगा, बायां निलय में। फिर बायां निलय जब संकुचित होगा तो ये चला जाता है महाधमनी के पास। कहाँ चला जाता है, महाधमनी के सहारे जाता है पूरा शरीर में। महाधमनी के सारे रक्त कहाँ जाता है, पूरे शरीर में। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जो भी रक्त बह रहा है ये शुद्ध रक्त बह रहा है कि अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बह रहा है। क्यों, क्योंकि RBC के साथ कौन मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो इस प्रकार के रक्त को क्या कहते हैं, ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजनित रक्त सबसे पहले फुफ्फुस शिरा के सहारे कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, बायां अलिंद में, ठीक है। फिर बायां अलिंद से बायां निलय में, फिर बायां निलय में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, महाधमनी के सहारे कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में। तो पूरे शरीर में मान लीजिए जो RBC आया, कौन आया, RBC आया। इस RBC के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। इस RBC के साथ कौन है, ऑक्सीजन है, ओके। तो ऑक्सीजन RBC क्या किया, ऑक्सीजन को ढो करके लाया, कहाँ लाया, बॉडी मतलब शरीर के पास, कहाँ लाया, शरीर के पास, ठीक है। अब शरीर में कोशिका में होता क्या है, पहले से मौजूद होता है ग्लूकोज। क्या मौजूद होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज मौजूद होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिल जाता है, कौन मिल जाता है, ऑक्सीजन, तो ये बना देता है ATP। क्या बना देता है, ATP। और बना देता है CO2। और क्या बनाता है, CO2। यहाँ पे एक चीज़ क्या हुआ, देख लीजिए ध्यान से। RBC द्वारा ऑक्सीजन आ गया पूरा शरीर में। फिर यहाँ पर ग्लूकोज, पहले से कोशिका में ग्लूकोज पाया जाता है और जैसे ही ऑक्सीजन आया तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है, ATP बनाता है और CO2 बनाता है। क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो श्वास में लेते हैं ऑक्सीजन और फिर इस ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं शरीर के पास, और शरीर में कोशिका में ग्लूकोज मौजूद होता है। तो ऑक्सीजन आने के कारण ATP बनता है और CO2 बनता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए कोशिका में CO2 बन रहा है, क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो ये कोशिका है या ऊतक है। तो यहाँ पर किसका दाब ज़्यादा होता है, देख लीजिए, ऑक्सीजन का दाब 40 और CO2 का दाब 45। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का खर्चा हो रहा है। किसका खर्चा हो रहा है, ऑक्सीजन का खर्चा हो रहा है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और ATP बना रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन खर्चा हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन कम है, ठीक है।
और खर्चा होकर के एटीपी और CO2 बना रहा है। तो CO2 बन रहा है, O2 खर्चा हो रहा है, CO2 बन रहा है, तो इसलिए O2 कम है और CO2 ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का खर्चा हो रहा है और CO2 बन रहा है, लगातार बन रहा है। ओके, इसलिए CO2 यहाँ पर ज़्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पर CO2 का दाब ज़्यादा है। किसका दाब ज़्यादा है? CO2 का दाब ज़्यादा है। तो यहाँ से विसरण प्रक्रिया द्वारा कौन जाएगा? CO2 जाएगा कि O2 जाएगा? CO2 जाएगा, जिसका दाब ज़्यादा होता है वही जाता है। तो अब यहाँ पर RBC के साथ CO2 जाएगा। अब यहाँ से RBC के साथ कौन जाएगा? CO2 जाएगा। कौन जाएगा? CO2 जाएगा। और ये जाता है महाशिरा द्वारा दायां अलिंद में, महाशिरा द्वारा दायां अलिंद में। अब सोचिए, RBC के साथ CO2 है, RBC के साथ कौन है? CO2 है। तो बताइए कौन सा रक्त है, शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि RBC के साथ CO2 है। तो CO2 है मतलब अनऑक्सीजनित, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है, इसलिए ये कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। अगर RBC के साथ O2 था, इसका मतलब ऑक्सीजनित है, इसका मतलब ये शुद्ध रक्त है। तो शुद्ध रक्त इधर से इधर बह करके शरीर के पास आता है, शरीर में ऑक्सीजन मिल करके, ग्लूकोज मिल करके ATP और CO2 बनाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का खर्च होता है, इसलिए ऑक्सीजन का दाब कम है, और CO2 बनता है, इसलिए यहाँ पर CO2 का दाब ज़्यादा है। तो जिसका दाब ज़्यादा होगा वो विसरण प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर RBC के साथ कौन मिल गया? CO2 मिल गया। और RBC कितना प्रतिशत CO2 का परिवहन करता है? 20 से 25%। कितना करता है? 20 से 25%। तो यहाँ मान लीजिए RBC CO2 को लेकर के जा रहा है। कहाँ लेकर के जा रहा है? महाशिरा द्वारा दायां अलिंद में। कहाँ ला रहा है? दायां अलिंद में। तो जब दायां अलिंद में लाया, फिर कहाँ आएगा? दायां निलय में। अलिंद से कहाँ आएगा? दायां निलय में। चिन्ह देखते जाइए, दायां निलय में आएगा। और फिर दायां निलय से पल्मोनरी ट्रंक द्वारा, फुफ्फुस ट्रंक द्वारा कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी में। कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी के सहारे यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बोलते हैं, यहाँ पर जो रक्त बह रहा है इस समय, कैसा रक्त बह रहा है? शुद्ध रक्त कि अशुद्ध रक्त? अशुद्ध रक्त। क्यों? क्योंकि RBC के साथ कौन है? CO2 है। तो यहाँ पर RBC के साथ CO2 है, RBC के साथ कौन है? CO2 है। तो यहाँ पर CO2 लगातार बन रहा है, CO2 आ रहा है, CO2 बन रहा है, CO2 आ रहा है, CO2 बन रहा है, CO2 आ रहा है। तो फुफ्फुस धमनी वाली नली में RBC के साथ CO2 आता है, और यहाँ पर CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, CO2 का दाब ज़्यादा होता है। देख लीजिए, अनऑक्सीजनित रक्त में ऑक्सीजन 40 और CO2 45। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 40 है और CO2 45 है। लिख देते हैं, ऑक्सीजन 40 और CO2 45। ऑक्सीजन कितना है? 40 और CO2 कितना है? 45। ओके, और कुपिका में क्या देखे थे? ऑक्सीजन 104। कुपिका में क्या देखे थे? ऑक्सीजन 104। और CO2 कितना देखे थे? ऑक्सीजन 104 है, और CO2 कितना देखे थे? CO2 देखे थे 40। CO2 कितना था? 40। ठीक है, यहाँ पे मिटा देते हैं। तो ये कुपिका का दाब है। कुपिका में ऑक्सीजन 104 होता है, लेकिन CO2 कितना होता है? 40 होता है। कहाँ पर कितना होता है ये हमने पहले ही लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आगे, फुफ्फुस धमनी है। ये क्या है? फुफ्फुस धमनी है। और यहाँ पर जो भी रक्त है बुल्लू वाले दर्शाए हुए, मतलब अशुद्ध रक्त है। कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। तो अशुद्ध रक्त है और अनऑक्सीजनित रक्त है, तो यहाँ पर CO2 का दाब 45 है। CO2 का दाब कितना है? 45 है। और अगर हम कुपिका में CO2 का दाब देखते हैं तो कितना है? 40। कुपिका में CO2 का दाब देखते हैं तो कितना है? 40। तो कम किधर है? फुफ्फुस धमनी में कम है या कुपिका में कम है? तो बेसिकली कुपिका में कम है, क्योंकि कुपिका में CO2 का दाब 40 है और फुफ्फुस धमनी में CO2 का दाब 45 है, क्योंकि यहाँ से CO2 लगातार जा रहा है। ठीक है, तो अब बताइए कि विसरण कहाँ से कहाँ होगा? फुफ्फुस धमनी से कुपिका में होगा या कुपिका से फुफ्फुस धमनी में होगा? बेसिकली ज़्यादा से कम की ओर होता है। विसरण किधर होता है? उच्च सांद्रता वाले भाग से निम्न की ओर। तो यहाँ पर फुफ्फुस धमनी में CO2 का 45 दाब है और कुपिका में CO2 का 40 दाब है। इसीलिए यहाँ से CO2 क्या होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा कुपिका में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? कुपिका में आ जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा कहाँ आ जाता है? कुपिका में आ जाता है। ठीक है, और फिर यही क्या हो जाता है? श्वास के सहारे हमने बाहर छोड़ देते हैं इसको, श्वास के सहारे बाहर छोड़ देते हैं, यानी कि इसमें क्या करते हैं? निःश्वसन। इसमें क्या करते हैं? निःश्वसन। ठीक है,
और जब अंतः शोषण किए थे तो सब गैस आया था। अंतः शोषण किए थे तो सब गैस आया था, अंतः शोषण। तो जब अंतः शोषण किए थे तो सब गैस आया, और जब निःशोषण किए तो सिर्फ क्या निकला, CO2 निकला। क्या निकला, CO2 निकला। और ये CO2 कहाँ से बन गया हमारे शरीर में, ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर के ATP और CO2 बनाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर के ATP और CO2 बनाता है। तो इस प्रकार से गैसों का विनिमय होता है, इस प्रकार से ऑक्सीजन का परिवहन, CO2 का परिवहन होता है। ठीक है, एक सेकंड दीजिए। अब ये जो पूरा घोच पोच हो गया है, तो आपको ये फ्रेज से समझना है। कैसे समझना है, फ्रेज से। एक बार तो आप इसको देख लीजिए कि कौन कितना प्रतिशत करता है, और एक बार इसको देख लीजिए कि कितना दाब कहाँ पर होता है। क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा दाब होगा, कम दाब होगा, तो ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। वही तो हमने यहाँ पे दिखा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आसान तरीके से समझते हैं। कैसे समझते हैं, आसान तरीके से, थोड़ा सिलेबस से हट करके। सिलेबस से हट करके मतलब कुछ समझाने के तौर पर। ठीक है ना, तो देख लीजिए कैसे इसको समझाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। पहले हम आपको कुछ बता देते हैं कि CO2 और ऑक्सीजन दो लड़की है। CO2 और ऑक्सीजन क्या है, दो लड़की है, और RBC लड़का है। क्या क्या बोले, देख लीजिए। CO2 और ऑक्सीजन, इसको क्या मान रहे हैं, लड़की। CO2 ऑक्सीजन को क्या मान रहे हैं, लड़की। ठीक है, और RBC को क्या मान रहे हैं, लड़का। RBC को क्या मान रहे हैं, लड़का। तो एक लड़के को दो लड़की से प्यार होता है। एक लड़के को दो लड़की से क्या होता है, प्यार होता है। और उसी प्यार के सिले हुए तरीके से सारा कुछ घुमाता फिराता है, फिर मायके लाता है, छोड़ देता है, मार खाता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। जब एक लड़का दो लड़की से प्यार करेगा तो ये सब झंझट देखने को मिलेगा ही। ठीक है ना, तो वही चीज़ से, वही एग्जाम्पल से हम इसको पूरा समझा सकते हैं। कैसे, देखिए, दो चीज़ समझ लीजिए। CO2 और O2 कौन है, लड़की है, और RBC कौन है, लड़का है। ठीक है, तो सबसे पहले जब श्वास लिए तो कूपिका में कौन बैठी हुई है, O2 बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है, O2, क्योंकि इसका दाब ज़्यादा है तो O2 है। तो RBC किससे प्यार करेगा, ऑक्सीजन से। RBC लड़का है और ऑक्सीजन क्या है, लड़की है। तो RBC किससे प्यार करेगा, O2 से। ठीक है, और O2 से प्यार करेगा, और फिर इसको बहुत सारे रास्ता से कहाँ लाएगा, दिल्ली का ताजमहल घुराने लाएगा। अपनी लड़की को, अपनी महबूब को कहाँ लाएगा, अपना ताजमहल घुमाने लाएगा, आगरा घुमाने लाएगा, यानी कि हृदय के पास लाएगा। कहाँ लाएगा, हृदय के पास। फिर इसे रास्ता द्वारा कहाँ भेजेगा, इसको घर। रास्ता द्वारा कहाँ भेज देगा इसको, ऑक्सीजन को घर पहुँचा देगा। और घर में बैठा हुआ है उसका मुच्छड़ बाप। घर में कौन बैठा हुआ है, उसका मुच्छड़ बाप। तो पूरा लड़का का धुनाई पिटाई होता है दम भर। तो क्या होता है, ऑक्सीजन से इसका वास्ता छूट जाता है। लड़का ऑक्सीजन से प्यार किया था, लेकिन इसका वास्ता क्या होता है, छूट जाता है। क्यों, क्योंकि इसका बहुत धुलाई होता है, बहुत पिटाई होता है। बिना पूछे ये काम किया था, को घुमा लाया पूरा, बिना शादी ब्याह किए। बोलिए गलत बात है कि नहीं। तो इसको पूरा पिटाई वगैरह हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या हुआ, अब RBC निकला यहाँ से, खाली पैदल चला, तो फिर इसको CO2 दिखा। कौन दिखा, CO2 दिखा। तो RBC तो लड़का है और CO2 क्या है, लड़की है। तो फिर क्या किया, RBC अबरी CO2 से प्यार कर लिया। किससे प्यार कर लिया, CO2 से। एक बार ऑक्सीजन से प्यार किया था, अबरी किससे किया, CO2 से किया। इसको भी वही कहानी किया। इसको भी कहाँ ले गया, बहुत सारे रास्ता से कहाँ ले गया, आगरा घुमाने ले गया, दिल्ली का ताजमहल घुमाने ले गया, यानी कि इसको हृदय के पास लाया। फिर इसको भी क्या किया, अपने जगह पे छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया, पूरा घुमाया फिराया, फिर इसका घर में छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक लाया CO2 को। ठीक है, यहाँ तक आ गया, और यहाँ पर से CO2 कहाँ जाता है, कूपिका में। कहाँ जाता है, कूपिका में। और फिर कूपिका में जब CO2 आता है, फिर ये कहाँ चला जाता है, बाहर, श्वास के सहारे बाहर चला जाता है। ठीक है, तो RBC क्या करता है, ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है और CO2 का भी परिवहन करता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कहने का मतलब यही हुआ कि एक बार RBC ऑक्सीजन को पूरे रास्ता से गुजारता है, और जब तक RBC के साथ ऑक्सीजन है, यानी कि जब तक RBC के साथ ऑक्सीजन है, और जिस रास्ते में RBC के साथ ऑक्सीजन है, या जहाँ जहाँ पर बस में ऑक्सीजन है, वो शुद्ध रक्त है। इस नली में पूरी जगह RBC में क्या है, ऑक्सीजन है, तो कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त है। लेकिन इसके आगे जब पिटाई धुलाई हो गया तो ऑक्सीजन से तो वास्ता छूट गया। तो अब किससे प्यार करने लगा, CO2 से। किससे प्यार करने लगा, CO2 से। तो अब इधर जो भी जा रहा है खून, ये कैसा खून है, अशुद्ध खून है। कैसा खून है, अशुद्ध खून है। क्यों,
क्योंकि आरबीसी के साथ कौन है, CO2 है। ऑक्सीजन से तो छूट गया था वास्ता, अब आरबीसी किसको पसंद करने लगा, CO2 को। इसलिए अब इधर से CO2 चाहता है, इसको भी घुमाता फिराता है, फिर घर लेके जाता है आराम से। ऑक्सीजन को भी घुमाया फिराया, घर लेके आ गया आराम से। ठीक है ना, इस प्रकार से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो ये गैसों का विनिमय समझ में आया होगा। आगे हम बताएंगे ऑक्सीजन का परिवहन अलग से और CO2 का परिवहन अलग से, कि कौन कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे आरबीसी के द्वारा हो जाता है, कैसे बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है, कैसे घुले हुए प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो ये अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।